हर्निया के क्या प्रकार होते हैं, तो कभी ना कभी वो पेशेंट को इतना परेशान करेगी कि हमें उसे हटाना ही पड़ेगा। क्या बीज वाली चीज़ें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? हमारे लाइफ में, खाने में, हवा में, हर जगह पॉइज़न है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ इतना हो रहा है रैम्पेंट। हम चाहकर भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं एडॉप्ट कर पा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं रिमी। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कपिलेश्वर विजय, डायरेक्टर जीआई सर्जरी फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल। Sir has got an experience of more than 15 years. He is one of the renowned surgeon of Rajasthan. इन्होंने 7,500 से भी ज्यादा सर्जरीज किए हैं। आज हम बात करेंगे सर के साथ जीआई सर्जरी के ऊपर। सर, अगर हम प्लीज आप हमें बताएं कि ये जीआई सर्जरी है क्या? देखिए, जैसे मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है, हर डिपार्टमेंट में एडवांसमेंट के साथ साथ अलग अलग ब्रांचेस निकलती जा रही है। जैसे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले एक सर्जन होता था जो चेस्ट की भी सर्जरी करता था, दिमाग की भी करता था, पेट की भी करता था, हाथ की भी करता था, पाँव की भी करता था। बट जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस हुई, हमें ये रियलाइज होने लगा कि एक ही आदमी सारे काम नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो अलग अलग स्पेशलिटी डेवलप होती चली गई। जैसे आज हार्ट की सर्जरी के लिए हम कार्डियक सर्जन के पास जाते हैं, ब्लड वेसल्स की सर्जरी के लिए हम वेस्कुलर सर्जन के पास जाते हैं, ब्रेन की सर्जरी के लिए हम न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं। ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने ऑर्गन हैं, उनकी सर्जरी से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो गैस्ट्रो सर्जन होते हैं, जो हमारे फूड खाने को लेकर, पचाने को लेकर, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, इन सब की सर्जरी जो डॉक्टर परफॉर्म करते हैं उनको जीआई सर्जन कहते हैं। थैंक यू सर। सर, किस टाइप के सर्जरीज इसमें आते हैं? कौन से कॉमन सर्जरीज है, अगर आप बताएं? देखिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी में हम बात करते हैं खाना खाने से लेकर, यानी हमारी ओरल कैविटी के बाद जो फूड पाइप है, यानी जिसे हम हिंदी में आहार नाल बोलते हैं, वहाँ से लेकर मल की निकासी तक, खाने को खाने में, खाने को पचाने में, और उसके साथ जो पाचक तत्व बनाने में काम करने वाले अंग होते हैं, जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, या हमारी बॉडी में तिल्ली हो गई, ये सब भी जीआई सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो इनसे संबंधित सर्जरी जीआई सर्जरी का पार्ट होती है। जो हम बहुत कॉमन सुनते हैं कि आपका हर्निया हो गया, लैप्ट कोली जो भी होता है, आपका जी। गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, जी। जब अपेंडिक्स जो बहुत ही नॉर्मल है आजकल, तो इस ये सब चीजें के लिए क्या हमें आपके पास आना चाहिए? जैसा मैंने आपको बताया कि जीआई सर्जरी पेट से रिलेटेड सभी बीमारियों के लिए है। तो हर्निया हो, चाहे गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली की पथरी हो, चाहे अपेंडिक्स हो, चाहे आंतों में सूजन हो, चाहे आंतों में छेद हो, इन सब बीमारियों के लिए आपको जीआई सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए। सर, एक बहुत कॉमन टर्म्स हम सुनते हैं आजकल, वो होता है मिनिमली इन्वेसिव या दूरबीन से सर्जरी। जी। सर, इसके एडवांटेज और इसके बारे में अगर आप बताएं। जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि चीज़ें एडवांस हो रही है, जी। वो एडवांसमेंट सिर्फ हम देखें सर्जिकल स्किल्स तक ही लिमिटेड नहीं रहा है। नाउ सर्जिकल स्किल्स के साथ में हमारे इंजीनियर्स ने हमें बहुत रिसेंट एडवांसेस दिए हैं। हमें ऐसे ऐसे इक्विपमेंट दिए हैं जिनकी हेल्प से हम सर्जरी को बहुत सेफ और बहुत कम कट के साथ बना सकते हैं। उसी में लैप्रोस्कोपी यानी की होल सर्जरी, जिसे हम दूरबीन सर्जरी बोलते हैं, वो ऐड हुई है। इस सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंटरनली जो सर्जरी होनी है वो तो वैसे ही हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी। डिफरेंस ये हुआ है कि बड़े बड़े पेट पर कट लगाने की जगह हम छोटे छोटे छेद कर कर उन सर्जरीज को परफॉर्म करते हैं। तो स्किन पे कम चीरा लगना, दर्द कम होना, ब्लड लॉस कम होना, रिकवरी फास्ट होना, और दूसरी कई कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी के साथ पुराने टाइम पे एसोसिएटेड होते हैं, जैसे निमोनिया होना, पाँवों की नसों में खून का जमना, इन्फेक्शन हो जाना, उनकी संभावनाएं कम होने लगी है। तो पेशेंट को डायरेक्टली एडवांटेज ये है कि हॉस्पिटल स्टे कम हो गया है। इनडायरेक्ट एडवांटेज ये हुए हैं कि उनकी जो ओवरऑल मॉर्बिडिटी थी, जो सर्जरी के बाद उनको शरीर पे जो इल इफेक्ट होते थे, वो बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुए हैं। तो पेशेंट अपने डेली शेड्यूल को बहुत जल्दी रिज्यूम कर पाते हैं। ओके। तो सर, ओपन सर्जरी में और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो आप दूरबीन की सर्जरीज बोल रहे हैं, इनमें क्या मतलब कॉस्ट का भी इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है? देखिए, कॉस्ट का इफेक्ट अगर हम देखें तो कॉस्ट हॉस्पिटल में दो चीज़ों पे डिटरमाइन होती है। पहली चीज़ होती है कि हॉस्पिटल स्टे कितना हुआ, जितने दिन आप हॉस्पिटल में रुकेंगे उतना आपका खर्चा बढ़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, हॉस्पिटल में कोई अगर कॉम्प्लिकेशंस हुई है
तो वो एक पेशेंट की कॉस्ट को मेजर डिटरमाइन करती है। तो डेफिनेटली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज आया है कि पेशेंट अर्ली रिकवर करते हैं, अर्ली घर जाते हैं, अर्ली होम जाते हैं, अर्ली दे रिज्यूम टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज, चाहे उनका बिजनेस हो चाहे उनकी जॉब हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा है। हम हो सकता है इनडायरेक्टली कॉस्ट देखें कि हॉस्पिटल बिल में हमें लगे अरे ये महंगा दिख रहा है, बट हम उसकी टोटल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें जो हमारे वर्क लॉस को रिलेटेड है, हमारे हॉस्पिटल स्टे से रिलेटेड है, हमारी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सर्टेनली गिव्स अस अ मेजर एडवांटेज। सो हमें थोड़ा सा और समझदारी से सोचना चाहिए। जी। थैंक यू सर। सर इसके बाद जो कॉमन सर्जरीज हो गए, अपेंडिक्स के बारे में, क्या हर अपेंडिक्स में सर्जरी करानी होती है? इसके बारे में थोड़ा। देखिए, अपेंडिक्स कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है। आपके भी है, मेरे भी है, सबके है। जब भी इस अपेंडिक्स में किसी कारणवश स्वेलिंग आ जाती है, तो उस स्वेलिंग की वजह से हमें पेन होना शुरू होता है। जो पेन बहुत सीवियर कैटेगरी में होता है, और अपेंडिक्स को अगर अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो वो कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, जैसे अपेंडिक्स फट सकता है, वहाँ पे मवाद हो सकता है, बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो कोई भी डिजीज है उसे हम अनट्रीटेड नहीं छोड़ सकते, उसे हमें ट्रीट करना है। अब आपका सवाल है कि क्या हर अपेंडिक्स को सर्जरी की जरूरत है? सी देखिए, अपेंडिक्स एक सर्जिकल डिजीज। आज सपोज करते हैं किसी कारणवश हम पेशेंट को नहीं ऑपरेट कर सकते, मानते हैं उसको बॉडी में इम्यूनिटी लो है, या मान लेते हैं कोई इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं जिस पे हम ऑपरेट नहीं कर, तो हम उन्हें एंटीबायोटिक देके वो अपेंडिक्स का एपिसोड रिजॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि एंटीबायोटिक दिया, पेन किलर दिया तो अपेंडिक्स की सूजन खत्म हो ही जाए, बट चांसेस होते हैं कि वो खत्म हो जाए। लेकिन इस बात की कोई एश्योरेंस नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वो दोबारा नहीं हो। अगर वो आज हुई है तो फ्यूचर में उसके दोबारा होने का इंसिडेंस रहेगा। अगर पेशेंट फिट है और अपेंडिक्स की स्वेलिंग या अपेंडिक्स में सूजन डॉक्यूमेंट होती है, तो हमें उसका सर्जरी करा लेना ही बेटर चॉइस है। क्योंकि अगर हम आज नहीं कराते हैं तो हम दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट कर रहे हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन जो डिजीज से रिलेटेड है, जैसे उसका बढ़ना, सूजन का बढ़ना, अपेंडिक का फटना, मवाद होना, और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। और अगर दूसरा है कि आज वो सेटल भी हो जाता है तो फ्यूचर में उसका दोबारा होने का इंसिडेंस का रहेगा। सो यस, अगर अपेंडिक्स है, प्रूवन है अपेंडिक्स में स्वेलिंग है, इट इज़ बेटर एंड सेफ टू गो फॉर सर्जरी। ग्रेट सर। सर जैसे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे जहाँ से हम खाना शुरू कर रहे हैं से लेके जहाँ हम मतलब मोशन करते हैं। पोषण करते हैं वहां तक पूरा पार्ट आपका जीआई में जी। कवर होता है। तो सर बहुत ही कॉमन एक थॉट प्रोसेस है कि लीवर, तो लीवर के बारे में अगर आप बताएं, लीवर्स या पैनक्रियास, इन सब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को, जी। मतलब कॉमनली, तो फिर हम आपके पास कब आए, या क्या लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ? जी, देखिए, लीवर जो है वो बॉडी का एक बहुत एसेंशियल ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करता है बॉडी की ओवरऑल वेलबींग के लिए। जैसे हम हार्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही लीवर भी एक इक्वली इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लीवर में बहुत सारी बीमारियां होने का रिस्क रहता है। वो बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी होती है, नॉन लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां भी होती है। जैसे आजकल आपने बहुत कॉमनली सुना होगा फैटी लीवर, है ना? ये मोटापे के साथ जुड़ा है। लीवर के अंदर जैसे बाहर फैट डिपोजिशन हो रहा है हमारी बॉडी में, वैसे वो इंटरनली भी डिपॉजिट होता है बॉडी के हर पार्ट में। उसमें लीवर भी स्पेयर नहीं रहता, और जब लीवर में फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है, एक लिमिट के बाद अगर वो फैट डिपोजिशन लीवर में बढ़ जाए तो वो लीवर को हार्म करने लगता है, और वो लीवर सिरोसिस तक जा सकता है, जिसमें लीवर फेलियर, और लीवर फेलियर की वजह से जो कंसेक्वेंसेज होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो लीवर की हेल्थ बहुत एसेंशियल है। हमें उसके लिए रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, नॉन कंजप्शन ऑफ अल्कोहल और डिक्रीज कंजप्शन ऑफ फैट, ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है लीवर हेल्थ के लिए। साथ ही साथ लीवर में बहुत सारी सर्जिकल डिजीजेस भी होती हैं, जैसे लीवर के अंदर किसी गांठ का हो जाना, लीवर के साथ ही गॉल ब्लैडर अटैच होता है, उसमें स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, बाइल डक्ट में स्टोन का आ जाना, लीवर में ट्यूमर या गांठ का होना, या लीवर में पस का बढ़ जाना, या कभी कभी लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन होके वहाँ पे जो एब्सेस बोलते हैं उसका फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो लीवर के हेल्थ के लिए हमें, जो मैंने अभी बताया कि कॉमनली हमें अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ध्यान रखना है, अनहाइजेनिक फूड नहीं खाने, फैट कंजप्शन कम करना है,
अल्कोहल को अपनी लाइफ से अवॉइड करना है। सर गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में काफी सारे मिथ्स हैं, काफी मतलब हम जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। जी, देखिए गॉल ब्लैडर स्टोन पित्त की थैली में बनने वाली पथरी को कहते हैं। और बहुत लोगों के मन में बहुत सारे इसके सवाल रहते हैं, जैसे कि अगर गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा ली तो खाने का क्या होगा, हमारी बॉडी में फैट का डाइजेशन कैसे होगा। बिल्कुल। तो देखिए, गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ बाइल को स्टोर करना है, वो बाइल या पित्त बनाता नहीं है। पित्त बनता लीवर में और आंत में जाके फूड के साथ मिक्स होकर फैट का डाइजेशन करता है। सो गॉल ब्लैडर सिर्फ एक स्टोर की तरह काम करता है, और वो भी पूरे दिन में जो बनने वाला पित्त है 1 लीटर, उसमें से पार्शली यानी अराउंड 80 to 100 ml स्टोर करता है। बाकी पित्त डायरेक्टली इंटेस्टाइन में ही मूव करता रहता है। सो गॉल ब्लैडर रिमूवल से आपके डाइजेशन में, आपके फैट खाने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे कॉमन तो ये मिथ। दूसरा मिथ होता है कि क्या बीज वाली चीजें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। देखिए, पत्थर बहुत सारे तरह के होते हैं। किडनी के पत्थर अलग होते हैं, गॉल ब्लैडर के पत्थर अलग होते हैं। गॉल ब्लैडर में बनने वाले अधिकतर पत्थर जो स्टोन होते हैं, वो फैट से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। उनका बीज वाली चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं। तो ये मिथ भी बहुत गलत है कि हमें बीज वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप सब कुछ खा सकते हैं, खाने पीने में आपकी लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आने वाला। तो हम जयपुर रादर के लोग जो चटपटा खाना पसंद करते हैं वो खा सकते हैं ऑपरेशन के बाद भी। रादर रादर जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन सिम्टम्स इंड्यूस कर रहे हैं, उनको हम सलाह देते हैं कि भैया आप फैटी खाना मत खाइए, क्योंकि आप जैसे ही फैटी खाना खाएंगे गॉल ब्लैडर इरिटेट होगा बाइल को आगे पुश करने के लिए, और वो आपको पेन इंड्यूस करेगा। तो सर्जरी के बाद आप फिर भी फैटी खाना खा पाएंगे। माताएं जो है या बहनें जो है काफी फास्ट करते हैं, तो फास्ट का भी कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या गॉल ब्लैडर स्टोन जी, से? बहुत लंबे समय तक भूखे रहने से क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर जो पित्त स्टोर है वो धीरे 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 कंसंट्रेटेड होने लगता है, और पित्त के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। वही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क रखता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग फास्ट करते हैं उनको गॉल ब्लैडर स्टोन बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन हाँ, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का रिस्क फैक्टर में एक रिस्क फैक्टर फास्टिंग है, एक मोटापा है, और एक जो हमारी डाइटिंग होती है, हम बहुत लंबे समय तक कुछ खाए पिए नहीं, वो भी इसमें एक रोल प्ले करता सर्जरीज या लोग जानना चाहेंगे वो है हर्निया बोल के एक टर्म हम खूब सुनते हैं सर, जी। अगर आप हर्निया के बारे में है। जी बताएं। जी, देखिए, हर्निया भी एक बहुत कॉमन बीमारी है, और उसके रिलेशन में भी बहुत सारी भ्रांतियां होती है। जैसे एक भ्रांति है कि क्या हर्निया सिर्फ पुरुषों को होता है, महिलाओं को नहीं होता। हर्निया कहाँ पे होता है, हाँ हर्निया के क्या प्रकार होते हैं, बिल्कुल। और क्या उससे संबंधित हर्निया की गांठ को क्या हटाया जाता है, कैसे किया जाता है, या क्या हर्निया के उपचार है। तो देखिए, हर्निया हर्निया एक बीमारी है जो पेट की दीवार में कमजोरी की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से अंदर की आंतें या चर्बी बाहर आने लगती है। ये हर्निया की बीमारी पुरुष और महिलाओं दोनों में होने की संभावना रहती है। हर्निया अलग अलग जगह पर होते हैं, जैसे नाभि पर जो हर्निया होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अम्बलाइकल हर्निया। नाभि के ऊपर या नीचे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पैराम्बलाइकल हर्निया। ऐसे ही जो हमारे ग्रोइंग्स एरिया होते हैं वहाँ पे इंग्वाइनल हर्निया होते हैं, जो पुरुषों में कॉमन होते हैं। इसी तरह के एक हर्निया होते हैं जो उसी ग्रोइन एरिया में बनते हैं, उन्हें फिमोरल हर्निया बोलते हैं, वो महिलाओं में कॉमन होते हैं। इसी श्रृंखला में एक हर्निया होते हैं जिन्हें ऑब्चुरेटर हर्निया बोलते हैं, जो उस एरिया में आते हैं। तो हर्निया ऑपरेशन के बाद भी अगर पेट की दीवार में कहीं टाँके लीक कर जाए तो भी वहाँ पे बनते हैं, उसे इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। ये सभी हर्निया जो हम बात कर रहे हैं, ये बाहरी हर्निया है जिन्हें हम एक्सटर्नल हर्नियाज बोलते हैं। इनसे विपरीत कुछ हर्निया अंदर भी होते हैं जिन्हें हम इंटरनल हर्नियाज बोलते हैं। उसी कैटेगरी में एक आते हैं डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, जो डायफ्राम में छेद होने की वजह से होते हैं। एक दूसरे हर्निया होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइटस हर्निया, और एक होते हैं मिजेंट्रिक हर्निया, जिसकी कई सारी वेराइटीज होती है। और इनके सबके सिम्टम्स भी बहुत अलग अलग होते हैं। किसी में पेट में दर्द होता है, किसी में एसिड ऊपर आता है, किसी में गांठ का आकार ले लेता है। तो हर्निया एक स्पेक्ट्रम ऑफ बीमारी है जो पुरुष और महिलाओं दोनों में कॉमनली हो सकती है, और इसमें कोई एज सच गांठ नहीं होती है जिसे हटाना होता है। वो बॉडी के ही अंदर के अंग होते हैं जो बाहर हमें उबार की तरह दिखते हैं। तो उन्हें वापस बॉडी में डाल के उस जगह की दीवार को सील कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ टाँके लगा के, और दोबारा हर्निया ना बने इसलिए उसमें जाली लगाई जाती अधिकतर केसेस। सर ऐसा कुछ है क्या कि एक बार हर्निया का सर्जरी आपका हो तो आप एक्सरसाइज या भारी सामान नहीं उठा सकते, मतलब जो जिम वगैरह कर रहे जी। हो वो देखिए, हर्निया हर्निया बीमारी कमजोरी की वजह से, जैसा मैंने आपको बताया,
तो हम कोई भी व्यायाम करेंगे तो वो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर्जरी कराने के पर्पस क्या है कि एक तो हमारी कॉम्प्लिकेशंस अवर्ट हो सके ताकि हमें फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और दूसरा हमारी लाइफस्टाइल हैम्पर ना हो। आज किसी को हर्निया है, उसे एक्सरसाइज करने से वो और बड़ा होगा और पेन करेगा, लेकिन सर्जरी कराने के बाद में हम लगभग 1.5 से 2 महीने का समय मरीज को समझाते हैं कि वो उस दौरान में ऐसा कोई व्यायाम ना करे जो पेट के अंदर प्रेशर बढ़ाए, क्योंकि जो हमने मैश लगाई है, जाली लगाई है, उसको पूरी बॉडी के साथ इनकॉर्पोरेट होने में, पूरा जुड़ने में कुछ समय लगता है। बाहरी टाके भले ही कितने जल्दी बढ़ जाए 7 दिन, लेकिन अंदर से बॉडी की जो हीलिंग है उसमें करीब 6 हफ्ते का समय लगता है। तब तक हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि वो कोई इस तरह की एक्सरसाइज ना करें। अभी हर्निया में भी बहुत एडवांसमेंट आए हैं। हर्निया भी लेप्रोस्कोपिकली होने लगा। लेप्रोस्कोपिक हर्निया के बहुत फायदे होते हैं। जैसे हम एक साथ में, जैसे किसी को एक साइड में ग्रोइन में हर्निया हो गया है और वो सर्जरी के लिए आ रहा है। हर्निया बनना अंदर से शुरू होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आज मैंने एक साइड की सर्जरी कराई, 3 महीने बाद दूसरी साइड हो गया, तो उनके मन में होता है कि ये फेल हो गया। वो फेल नहीं हुआ है, वो दूसरी साइड दूसरी बीमारी है। ओपन सर्जरी में हमें एक ही साइड का दिखता है, हम एक ही साइड ऑपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जहाँ की लेप्रोस्कोपी हमें ये एडवांटेज देती है कि हम उसी टाइम दोनों साइड का देख सकते हैं। अगर है तो हम उसी टाइम उसको डील कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सिर्फ 3 या 4 छोटे छेद करके हम दोनों साइड के हर्निया को साइमल्टेनियस रिपेयर कर सकते हैं और रिकवरी फास्ट है, कॉस्मेटिकली भी बेटर है। दूसरा, जो हर्निया में मैश लगाई जाती है उसमें इन्फेक्शन होना एक बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। अगर वो मैश में इन्फेक्शन हुआ है तो कभी ना कभी वो पेशेंट को इतना परेशान करेगी कि हमें उसे हटाना ही पड़ेगा। मैश को हटाना, दोबारा सर्जरी करना पेशेंट के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है। स्पेशली जो पेशेंट थोड़े वजनी होते हैं, डायबिटिक होते हैं, ऐसे मरीजों में लेप्रोस्कोपिक हर्निया एक बहुत ब्लेसिंग की तरह है। कट नहीं लगेगा तो घाव पकने का चांस कम हो जाएगा, मैश की इन्फेक्शन का चांस कम हो जाएगा, रिकवरी फास्ट होगी। सो ओवरऑल पेशेंट के लिए जो सर्जिकल एक्सपीरियंस है वो एंटायरली बेटर होगा अगर वो प्रॉपर डायग्नोस करके प्रॉपर सर्जरी के लिए जाते हैं तो। सर बहुत ही अच्छे इंसाइट्स मिले हमें हार्निया के बारे में। सर एक और जो अभी चूंकि हम सब बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या आपके सोशल हमारे जो भी सोशल मीडिया से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो अभी बहुत ज़्यादा मिल रही है दैट इज़ अबाउट कैंसर। तो जी। सर कैंसर्स के बारे में या आपके जो भी जैसे हिना खान को हमने देखा अभी, तो सब जानना चाहेंगे कि सर कैंसर से रिलेटेड अगर आप कुछ हमें चीज़ें बताएं इन्हीं पार्ट्स में, इन्हीं देखिए, कैंसर आज के टाइम में एक बहुत मेजर इशू है और हमारी कंट्री अनफॉर्चुनेटली कैंसर से बहुत सीवियरली बैटल कर रही है एंड आने वाले टाइम में उसके चांसेस और बढ़ने वाले हैं। रीज़न हम सब जानते हैं, फूड अडल्ट्रेशन। हमारी लाइफ में, खाने में, हवा में, हर जगह पॉइजन है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ इतना हो रहा है, रैम्पेंट है। हम चाहकर भी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। सो यस, कैंसर के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एडवांसमेंट भी बढ़ रहे हैं जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। कैंसर के ट्रीटमेंट भी बहुत स्ट्रीमलाइन है, प्रोवाइडेड हम सही टाइम पे डायग्नोस कर पाए। अगर सही टाइम पे डायग्नोस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट भी बहुत दूर नहीं है। सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट, सही फॉलोअप कैंसर से हमें जीत दिला सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग बहुत कॉमनली एज ए जीआई सर्जन, मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ, पेशेंट आते हैं कि मल के रास्ते से ब्लीडिंग हो रही है और कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में हम लेके चलते हैं कि ये तो पाइल्स ही है। हाँ बिल्कुल ब्लीडिंग हो रही है, हम ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेते रहते हैं, ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। कभी हम किसी वैद्य की सलाह लेते हैं, कभी हम किसी केमिस्ट के पास जाके दवाई लेते हैं, कभी हम खाने पीने में कुछ परहेज करते हैं। अधिकतर केसेस में हम सही होते हैं, ये पाइल्स ही होती है, लेकिन रेयरली ये कोलोन कैंसर का भी सिम्टम हो सकता है। नाउ हमने उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करने की जगह हमने डिजीज को पलने दिया, बढ़ने दिया, और जब डिजीज इतनी बढ़ी तब हमें रिग्रेट होता है कि अरे हम सही टाइम पे नहीं पहुंचे। सो कोई भी बीमारी है, कोई भी सिम्टम्स है, उसको सेल्फ मेडिकेट करना एक सर्टेन एक्सटेंट तक ठीक है, लेकिन बियॉन्ड दैट कभी भी नहीं। कोई प्रॉब्लम हमें लग रही है तो प्रॉपर मेडिकल हेल्प ले। कोलोन कैंसर जैसे हम बात कर रहे हैं, इंडिया में बहुत बढ़ रहा है और इसका रीज़न हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट में फैट का इंटेक बढ़ना,
हमारे डाइट में रेड मीट का इंटेक बढ़ना, ये सब कल्प्रिट है। इसके अलावा भी दूसरे कारण होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही है, म्यूटेशंस भी होते हैं, जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। बट जो भी रीजंस हैं, अगर हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाते हैं, प्रॉपरली डायग्नोसिस कर पाएँ और ट्रीट कर पाएँ, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वंस इन अ वाइल कोई एपिसोड हमें हुआ, जैसे मैं पेट से संबंधित बात, जी, जी। पेट में दर्द, आज हुआ, ठीक है, कुछ खाया था, दादी माँ ने बोला कि अजवाइन ले लो, सौंफ ले लो, हल्दी ले लो, हींग लगा लो, दैट्स ओके, करना भी चाहिए, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम रिकरेंट हो रही है, बार-बार हो रही है, तो मुझे इमीडिएटली मेडिकल हेल्प के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि विदाउट मेडिकल हेल्प हम बहुत सारे डिजीजेस को मिस कर सकते हैं। आज सर ने बताया जीआई सर्जरी के बारे में और इससे जुड़े बीमारियों के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। थैंक यू।